Hello students, welcome back to my YouTube channel Pe Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 12th Maths NCERT Chapter 11 3-dimensional Geometry. एक्सरसाइज 11.1 इंट्रोडक्शन। बेटा हम एक्सरसाइज 11.1 के इंट्रोडक्शन में ये सभी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ बेटा जो ये 11th चैप्टर 3D चैप्टर ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और हार्ड भी है। हार्ड क्यों है, क्यों हार्ड लगता है, उसका भी एक रीजन है बेटा। उसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट चैप्टर में हम 3D में काम करते हैं, तो 3D के अंदर बेटा बच्चे की जो इमेजिनेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। मीन्स वो सोच नहीं पाता कि हम स्पेस में या प्लेन में जो भी काम कर रहे हैं, स्पेस के अंदर प्लेन्स का काम करेंगे या फिर लाइंस का काम करेंगे, उसको वो सोच नहीं पाता। इसलिए ये चैप्टर बेटा काफी हार्ड लगता है। जब मैंने 12th क्लास की थी तो मुझे भी हार्ड लगा था बेटा, मुश्किल लगा था। क्यों लगा था, वो हमारे अंदर कुछ कमियां होती है, इस वजह से हमें ये हार्ड लगता है। तो तुमने बेटा वो कमी नहीं रखनी है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपना काम प्रॉपर वे से रखना है, डे बाय डे हर रोज तैयार करना है टॉपिक, ठीक है। तो वो क्या क्या कमियां है जो तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए मैं बता देता हूं एक बार, किस लिए हार्ड लगता है। सबसे पहली बात कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मीन्स फिगर्स के बारे में नहीं सोच पाते। जब हम स्पेस के अंदर लाइंस बनाएंगे या फिर प्लेन ड्रॉ करेंगे तो उसके बारे में आप सोच नहीं पाते, इसलिए ये आपको हार्ड लगता है। सेकंड क्या है, सेकंड क्या बेटा, जो वेक्टर अलजेब्रा हमने इससे पहले चैप्टर किया था, जो 10th चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा, उसकी नॉलेज नहीं होती कुछ बच्चों की, और इस कंप्लीट 3D चैप्टर में बेटा वेक्टर अलजेब्रा यूज होगा। क्लियर है। तो जिन बच्चों ने वेक्टर अलजेब्रा अगर प्रॉपर वे से नहीं किया है तो पहले बेटा वेक्टर अलजेब्रा को ही अच्छे से करके आना है। जब तक आप वेक्टर अलजेब्रा को नहीं पढ़ोगे तब तक हम 3D पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। सेम ऐसे जैसे बेटा अगर हमें सेट्स की या यूनियन की अगर अच्छे से नॉलेज नहीं हो तो प्रोबेबिलिटी के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं कि सेट क्या है, फिर यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, या फिर हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ते हैं हम सेट्स के अंदर, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी में यूज नहीं करना आएगा, ठीक है। कैसे दो सेट्स का यूनियन करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो वो सारी चीजें नहीं आएंगी। अगर हमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर मीन्स सेट चैप्टर नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी नहीं आने वाला है। क्लियर है। तो मीन्स वेक्टर अलजेब्रा की नॉलेज तुम्हें अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि तुम्हें ज्योमेट्री की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ज्योमेट्री की, अब ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग मीन्स ये नहीं है कि तुम ये बोलो कि सर हमें ट्रायंगल्स की तो अच्छी खासी नॉलेज है, ट्रायंगल्स की नहीं चलेगी बेटा। यहाँ पे ज्योमेट्री अंडरस्टैंडिंग मीन्स है जो तुमने 11th क्लास में बेटा एक चैप्टर किया था, और उस चैप्टर का नाम था स्ट्रेट लाइन। क्या नाम था वहां पे, उस चैप्टर का नाम 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन था। और इस स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने वहां पे स्लोप पढ़ा था या फिर इंक्लिनेशन पढ़ा था, स्लोप पढ़ा था, इंक्लिनेशन पढ़ा था, या फिर किसी इक्वेशन, किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हमने वहां पे सीखी थी। तो ये सारी चीजें हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे अंदर और कमियां होती है वो बता देता हूं बेटा, क्या क्या और हमें नहीं आता होता है, इसीलिए चैप्टर हार्ड लगता है। उसके बाद है लैक ऑफ रेगुलरिटी। हमारे अंदर लैक ऑफ रेगुलरिटी नहीं होती। जब भी आप 3D अगर चैप्टर कर रहे हो तो बेटा लैक ऑफ रेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। मीन्स आज हमने एक टॉपिक कर लिया, उसके बाद 3 दिन बाद दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, तो बेटा 3D समझ में आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं लिख के दे देता हूं कि 3D चैप्टर नहीं आने वाला। अगर आप ऐसे काम करोगे कि 2 दिन पढ़े, फिर उसके बाद 3 दिन नहीं पढ़े, फिर आप पढ़ लिए 1 दिन, फिर उसके बाद फिर से 3 दिन नहीं पढ़े 3D चैप्टर को, तो बेटा 3D चैप्टर भूल जाओ, फिर नहीं आने वाला समझ में। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो क्या है, लास्ट पॉइंट, प्रॉपर प्रैक्टिस। बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस को निकालने की नहीं सोचोगे, तो बेटा कैसे आएगा चैप्टर, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर प्रैक्टिस भी जरूरी है इस चैप्टर की। प्रॉपर प्रैक्टिस कैसे, देखो बेटा कोई भी क्वेश्चन करने का तरीका होता है, मैथ को करने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि इंग्लिश से ही हमने कोई भी स्टेटमेंट दी और पढ़ दी, 10 सेकंड के अंदर स्टेटमेंट पढ़ दी और आंसर कर दिया, ऐसे नहीं होता कभी भी। मैथ को जब भी करते हो सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। जब तक मैथ का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन क्या करोगे। तो इसलिए सबसे पहले बात क्या आती है कि क्वेश्चन को समझना है कि क्या बोल रहा है, इसकी लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। तो बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी को तो कर लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को भी रट लेते हैं।
रटने से फायदा नहीं चलेगा बेटा, बोर्ड में थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर थोड़ी भी स्टेटमेंट इस साइड से उस साइड अगर कर दी तो बेटा घूम जाओगे तुम, ठीक है। इसलिए प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, जो भी क्वेश्चन करोगे उस क्वेश्चन को समझ के करोगे। और बेटा इस चैप्टर के मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उन सभी क्वेश्चंस को हम फिगर की हेल्प से समझेंगे और तभी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर तुमने ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग कर ली तो ये चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है। क्लियर है? तो देखते हैं बेटा 11.1 एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशोज ऑफ ए लाइन। क्या बोला? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशोज ऑफ ए लाइन। एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर हमने डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन ये चीजें पढ़ रखी, लेकिन बेटा वो हमने किसकी पढ़ी थी, लाइन की नहीं पढ़ी थी। किसकी पढ़ी थी? वेक्टर की पढ़ी थी। किसकी पढ़ी थी हमने? वो वेक्टर की पढ़ी थी। तो अब हम किसकी पढ़ने वाले हैं? एक लाइन की पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है वही चीज बेटा जो हमने वेक्टर में पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है। उसके साथ हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज को, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वही चीज जो हमने वेक्टर में पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। हमने वहां पे वेक्टर में ही पढ़ा था रिलेशन, यहाँ पे भी हम लाइन का पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्या बोला? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। मैंने क्या बोला? अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्सिस है। उसके बाद कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, जब लाइंस पैरेलल होंगी या लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो वो कंडीशन हमें यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशोज इन ए वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री एज ए सिंगल कंसेप्ट। मींस डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज वेक्टर अलजेब्रा के अंदर क्या थे और 3D ज्योमेट्री के अंदर क्या है, एक सिंगल कंसेप्ट के साथ, एक डिफरेंस के साथ हम लास्ट में करेंगे काम। क्लियर है? क्लियर बेटा यहां तक? फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशोज ऑफ ए लाइन। मींस एक लाइन की डायरेक्शंस रेशोज कैसे निकालेंगे या फिर डायरेक्शन कोसाइंस से कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी बात करते हैं। क्लियर है? तो बेटा देखो हमने जब वेक्टर अलजेब्रा किया तो कुछ ऐसा 3D में फिगर बनाया था जिसको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बोल देते थे। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होता था जिसका नाम हम क्या रखते थे, वहां पे ओ पॉइंट रखते थे। क्लियर है? मैं किसकी बात करने वाला हूं, सबसे पहले एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है। हमने वेक्टर अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर की क्या क्या होती है, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा होती है। लेकिन सेम वही कंसेप्ट यूज करते हुए मैं किसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने वाला हूं, एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस निकालने वाला हूं। और अगर बेटा आपको डायरेक्शन कोसाइंस एक वेक्टर की नहीं आती तो पहले बेटा आप वेक्टर की जरूर सीखना। अगर वेक्टर की आपने डायरेक्शन कोसाइन नहीं आती तो बेटा 3D को भूल ही जाओ, ठीक है। तो पहले वेक्टर अलजेब्रा पे काम करना है। और अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा प्रॉपर वे से काम नहीं किया है तो बेटा प्लेलिस्ट में कंप्लीट आपको वेक्टर अलजेब्रा मिल जाएगा, तो कम से कम उस चैप्टर के सभी इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करके आए। क्लियर है? और आपने काफी टाइम पहले किया था, जैसे 1 मंथ पहले या 20 डेज पहले, तो एक बार फिर से जरूर करना है क्योंकि हम कंसेप्ट को भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता था बेटा, ओरिजिन पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे एक हमारा क्या होता था, वेक्टर होता था, ओपी वेक्टर बोलते थे जिसको। ये क्या होता था, यहाँ पे हमारा ओपी वेक्टर होता था, ये वाला। ये पॉइंट होता था हमारा पी पॉइंट। कौन सा होता था? पी पॉइंट होता था। और इसके कोऑर्डिनेट होते थे एक्स, वाई और जेड होते थे। क्लियर है? यही कोऑर्डिनेट्स लेके चलते थे हम पी के, एक्स, वाई और जेड लेके चलते थे। क्लियर है? उसके बाद इस ओपी वेक्टर की ये ऐसी डायरेक्टेड लाइन, अगर हम वेक्टर की बात करें तो एक डायरेक्टेड लाइन ही होती है। तो ये वेक्टर ओपी वेक्टर की कुछ ऐसे डायरेक्शन होती थी। मैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे एक लाइन की निकालनी है। क्लियर है? तो इस ओपी वेक्टर के जो डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस होते थे वो मैं एक बार लिख देता हूं क्या क्या होते थे। वहां पे होते थे हमारे कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। कैसे होते थे?
कोस गामा, सॉरी अल्फा नहीं गामा, क्लियर है। इसको हम बोलते थे एम, इसको बोलते थे एल और इसको बोलते थे एन, क्लियर है। और वहां पे मैंने बताया भी था कि किसी भी वेक्टर के जब भी डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में अल्फा एंगल, मीन्स ये एंगल कितना बनाया, अल्फा बनाया, ये एंगल कितना होता था, बीटा होता था, और ये गामा, ये एंगल कितना होता था, जेड एक्सिस के साथ गामा होता था पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्लियर इतना। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस, ये अगर पी के पॉइंट जो हमारे पास पी पॉइंट है स्पेस में, इसकी एक्स वाई जेड अगर कोऑर्डिनेट है तो ये डिस्टेंस कितना होता था, एक्स होता था, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस वाई होता था, और जेड एक्सिस पे डिस्टेंस जेड होता था, क्लियर इतना। उसके बाद अगर इसी फिगर को बेटा मैं थोड़ा सा शॉर्ट फिगर बना के दिखाऊं तुम्हें, तो देखो ये हमारे पास मान लो क्या है कि एक्स एक्सिस है, इसका हम काफी जगह यूज करेंगे, ध्यान से करना। मान लो ये क्या हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये कोई भी एक ओपी वेक्टर है, ये ओ पॉइंट मीन्स ओरिजिन पॉइंट है, ये पी पॉइंट मीन्स ये क्या है, एक ओपी वेक्टर है। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड है, क्लियर है। और एक्स एक्सिस के साथ ये ओपी वेक्टर कितना एंगल बनाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बनाता है। तो ये एंगल्स ऐसे लिए गए हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपी वेक्टर के साथ अल्फा एंगल, बीटा एंगल और गामा एंगल है, क्लियर है। तो हमने वेक्टर के क्या लिख दिए, डायरेक्शन कोसाइंस लिख दिए। अगर हम एक वेक्टर की बात करें तो बेटा वेक्टर में क्या होती है, डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है। क्या क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड होती है। ये मैंने बताया था वेक्टर के अंदर कि वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन है और वेक्टर के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर एक सिंपल लाइन की बात करें तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर एक सिंपल लाइन की बात करें तो उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो वो लाइन बेटा, ये ओपी वेक्टर था, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ही दी। तो ये लाइन अगर इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ है तो इस ओरिजिन से इस साइड भी तो हो सकती है ये लाइन, बोलो जल्दी, ऐसे भी तो हो सकती है लाइन, बिल्कुल हो सकती है। उसके बाद इससे पहले अगर मैं एक बात बता दूं बेटा, इस लाइन से पहले जो हमारे पास कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा जो हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइंस आए थे, ये कैसे आए थे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, किसी भी लाइन से मीन्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल अल्फा बीटा और गामा बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। और इन एंगल्स के साथ ही अगर हम क्या लगा दें, कोसाइन लगा दे, तो उन्हीं को हम क्या बोलते थे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते थे। इतना क्लियर है। किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं तो कैसे निकालते थे हम, कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनते थे उनको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते थे। और उन्हीं एंगल्स के साथ अगर क्या लगा दे, कोसाइन लगा दे, तो उनको हम क्या बोल देते थे, डायरेक्शन कोसाइंस बोल देते थे। इतना क्लियर है। अब मैंने बात की कि एक वेक्टर है, उस वेक्टर की तो क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। लेकिन एक लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब हम काम किस पे करने वाले हैं, लाइन पे करने वाले हैं। तो एक लाइन की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अगर लाइन की डायरेक्शन नहीं होती तो बेटा लाइन इस ओरिजिन से इस साइड भी हो सकता है और वो लाइन ओरिजिन से इस साइड भी हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है। अगर ये लाइन इस ओरिजिन से इस साइड है तो हमें पता है कि इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो यही हो जाएंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। मैं दोबारा से लिख देता हूं, ये एक वेक्टर के हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, एनी वेक्टर बोल सकते हो या एनी वेक्टर, क्लियर है। लेकिन अब हम किस पे काम करने वाले हैं, लाइन पे काम कर रहे हैं। और इस लाइन का नाम मैं अगर रखना चाहूं तो बेटा एल नाम रख दो। इसका एल डैश रख दिया मैंने और ये पॉइंट मैंने एल रख दिया। अब हम किस में आ चुके हैं, लाइन में आ चुके हैं, पी पॉइंट रिमूव हो चुका है, क्लियर है। तो एक लाइन एल की बात कर रहे हैं। तो इस लाइन एल के क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइंस, कोस अल्फा होगा, कोस बीटा होगा और कोस गामा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, एम बोलते हैं और एन बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाद यही लाइन थी, चेक कर लो बेटा। दोबारा से अगर मैं फिगर बनाऊं, मैंने यही बोला था कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये कोई भी ओपी वेक्टर है, लेकिन अब ये क्या हो चुकी है, ओपी वेक्टर से एक लाइन बन चुकी है। क्या बन चुकी है बेटा, ये एक लाइन बन चुकी है। दिखा देता हूं अच्छे से, ओपी वेक्टर से क्या बन चुकी है, एक लाइन बन चुकी है। इसका नाम मैंने क्या रखा, एल। ये क्या पता इस स्पेस की बजाय इस साइड हो,
बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये ऐसे भी हो सकती है, जिसका नाम हमने क्या रखा, एल डैश रखा। क्लियर है। इस ऊपर वाली लाइन जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो अल्फा एंगल बनाएगी उसकी डायरेक्शंस कोसाइन क्या क्या होंगी, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। एक्स एक्सिस के साथ कोस अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कोस बीटा और जेड एक्सिस के साथ कोस गामा हो जाएगा, जिसको हम एल एम और एन बोलते हैं। लेकिन मैंने साथ में क्या बोला कि जो लाइन एल डैश होगी मीन्स इस साइड वाली डायरेक्शन में होगी, इसके साथ भी तो एंगल बनेगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में। वो एंगल क्या होगा, वो एंगल क्या होगा, मीन्स मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस इस एल डैश के साथ जो एंगल बनाएगी, अगर मैं उसके साथ कोसाइन लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, इस एल डैश का क्या हो जाएगा बेटा, वो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये एंगल अल्फा है, ये एक कंप्लीट एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये एंगल कितना बचेगा, क्या पाई माइनस अल्फा नहीं बचेगा। क्लियर है। कैसे आया पाई माइनस अल्फा, कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, पाई मीन्स 180 बनता है। ये अल्फा है तो ये कितना बनेगा, पाई में से अल्फा हटा देंगे तो पाई माइनस अल्फा बना। तो ये एंगल पाई माइनस अल्फा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ। ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ क्या आएगा एंगल, ये बीटा है तो जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा, पाई माइनस बीटा बचेगा। सेम ऐसे ही जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या बचेगा बेटा, पाई माइनस गामा बचेगा। और उन सभी एंगल्स के साथ अगर मैं कोसाइन लगा दूं तो क्या इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन नहीं आ जाएंगे, याद करो बेटा कंसेप्ट को। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा और कोस पाई माइनस गामा। क्लियर है। इनका नाम मैंने, अगर ये मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में थी तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, माइनस एल नाम रख दिया, माइनस एम नाम रख दिया और माइनस एन रख दिया। क्लियर है। एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस हमने कैसे निकाली वो क्लियर बेटा। देखो डरना नहीं बेटा, हो सकता है कि बेटा मैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाऊं तो मैं 11.1 एक्सरसाइज का उसमें से 20 या 30% ही समझ में आए। एक बार 20-30% समझ में आया बेटा, उसी लेक्चर को दोबारा से करो। मैं पक्का गारंटी लेता हूं अगर आपने वही लेक्चर अगर प्रॉपर वे से अच्छे ढंग से नोट्स बना के और समझने की कोशिश की है तो बेटा नेक्स्ट टाइम जब उस लेक्चर को करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे और 70-80% क्लियर हो जाएगा। अगर हमें यहाँ से इंट्रोडक्शन लेक्चर 70-80% क्लियर हो गया तो बेटा जब हम क्वेश्चंस को करेंगे वन क्वेश्चन बिल्कुल सेपरेटली करेंगे और फिगर के साथ करेंगे तो आपको 100% ये चैप्टर प्रॉपर वे से आ जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए इसको एक प्रॉपर वे से काम करना है इस चैप्टर पे, इसीलिए मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं कि कोस क्या है, पाई माइनस अल्फा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले थे वेक्टर के अंदर, लाइंस के कैसे निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो ये क्या आ चुके हैं, एक लाइन के अगर आप ध्यान दो बेटा, एक लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस आए वो दो सेट आ गए। सेट होने का मतलब क्या है, एल एम और एन एक सेट है, माइनस एल माइनस एम और माइनस एन एक सेट है। एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास एक ही आता था, मीन्स एक सेट आता था। लेकिन एक लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन आए वो कितने सेट आ चुके हैं, दो सेट आ चुके हैं। चेक कर लो बेटा कितने सेट आ चुके हैं, दो सेट आ चुके हैं। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि दो डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल होंगे एक लाइन की। कितने पॉसिबल होंगे, दो डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल होंगे एक लाइन के। वो कौन कौन से होंगे मैंने बता दिया, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, जिसको एल एम और एन बोलते हैं, कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा, कोस पाई माइनस गामा, जो माइनस एल माइनस एम और माइनस एन बोलते हैं। तो ये दो सेट आ चुके हैं किसके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। क्लियर है इतना। इट मीन्स जो लाइन एल थी बेटा, लाइन एल थी, उसके जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं वो क्या है, सेट ऑफ डायरेक्शंस आए हैं। क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है। और वो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या है, प्लस माइनस एल है, प्लस माइनस एम है और प्लस माइनस एन। क्लियर है। इसका मीनिंग क्या है, मीन्स एक लाइन की कोई भी अगर हमारे पास लाइन होगी उसकी तो दो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे एक लाइन की, और कौन कौन से होंगे। इसका मीनिंग अगर हम लिखें, मीन्स इस मीन्स क्या है, प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन मीन्स क्या है, एल एम और एन है एक सेट तो, और सेकंड सेट क्या होगा बच्चों, माइनस एल माइनस एम और माइनस एन होगा। क्लियर है।
आई थिंक बेटा ये टॉपिक आपको कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालें किसी लाइन के, ये क्लियर हो गया होगा। और हमने देखो डिफरेंस किया है डायरेक्शन जो मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर के कैसे निकाले थे, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस लाइन के कैसे निकाले, तो हमने डिफरेंस भी किया साथ के साथ। क्लियर है? तो एक लाइन के कितने सेट ऑफ डायरेक्शन होती हैं, एक लाइन के कितने डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं बेटा, 2 सेट होते हैं। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के 2 सेट होते हैं। क्लियर है? लेकिन एक वेक्टर के क्या होता है, एक ही होता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एक वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो सिंपल होते हैं, और एक लाइन के कितने होते हैं, 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, प्लस एल, प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि डायरेक्शंस रेशोज ऑफ ए लाइन कैसे निकालेंगे। हमने क्या बात की अब तक है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन कैसे निकालते हैं, साथ में वेक्टर पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन मींस एक लाइन की डायरेक्शंस रेशोज कैसे निकालेंगे या क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बात करते हैं बेटा डायरेक्शंस रेशोज की। जो हमने पीछे टॉपिक किया था वो किया था डायरेक्शंस कोसाइन कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शंस रेशोज कैसे निकालेंगे किसी भी लाइन की। तो बेटा हमने वेक्टर अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था व्हाट इज डायरेक्शंस रेशोज। डायरेक्शंस रेशोज क्या है, जस्ट 3 नंबर्स जो क्या है प्रोपोर्शनल किसके साथ, डायरेक्शंस कोसाइंस के साथ। तो हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शंस रेशोज आर व्हाट, 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 नंबर्स विच आर proportional to डायरेक्शन कोसाइंस, यही होते हैं वो 3 नंबर्स। कौन कौन से मान लेते हैं, माने जो वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा था वो पढ़ा था a बाई एल इक्वल टू b बाई m इक्वल टू c बाई n इक्वल टू k। ये रिलेशन सेटअप होता था। और वो 3 नंबर्स हमने क्या क्या माने, डायरेक्शन रेशोज के a b और c माने। क्लियर है? क्या डायरेक्शन रेशोज क्या बेटा, 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, उन्हीं को हम क्या बोल देते थे, डायरेक्शन रेशोज बोल देते थे। a बाई एल इक्वल टू b बाई एम इक्वल टू c बाई n किसके इक्वल आ जाए, k के इक्वल। k क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर। मीन्स a क्या है, डायरेक्शन रेशोज, l क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। मीन्स इनकी रेशोज क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, तो उन्हीं को हम क्या बोल देते थे, डायरेक्शन रेशोज बोल देते थे। 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है? ये क्या आ चुका है, एक रिलेशनशिप आ चुका है। क्या बेटा, ये हमारा एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज के बीच में। क्लियर है इतना? उसके बाद अब तुम्हारे मन में बेटा एक क्वेश्चन पुट आउट हो रहा होगा, क्या कि डायरेक्शन रेशोज का कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं होता क्या। बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डायरेक्शन रेशोज का, लेकिन उसको समझाना काफी टिपिकल है। लेकिन टाइम आने के जब टाइम आएगा तो मैं समझाऊंगा कि डायरेक्शन रेशोज का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है, तो उसको बाद में देखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद एक रिलेशन की बात करते हैं, जो एक अलग रिलेशन है, सेकंड रिलेशन है। क्या कि जब हमें डायरेक्शंस कोसाइंस दे रखें तो डायरेक्शंस रेशोज कैसे निकालेंगे, या फिर डायरेक्शंस रेशोज गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, वो वाला रिलेशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो तुमने पिछले चैप्टर में एक रिलेशन पढ़ा होगा, कौन सा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है? एल एम और एन क्या होते थे, डायरेक्शंस कोसाइंस। मींस जब उसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तीनों को तो किसके इक्वल आया था, 1 के इक्वल आया था। क्लियर है? अगर मैं यहां से देखूं तो ए की वैल्यू इस रिलेशन से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी, चेक करना बेटा। यहां से ए इक्वल टू के एल आएगा, एल उस साइड जाके मल्टीप्लाई। सेम ऐसे बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एम के आएगा।
और उसके बाद सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एन के आएगा। क्लियर इतना। उसके बाद इन सभी का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एल स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर के स्क्वायर, और सी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर और के स्क्वायर। क्लियर है। ध्यान से देखना है बेटा टॉपिक, मैंने पहले ही बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हम चीजों को ना कनेक्ट करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक। उसके बाद हमने क्या किया, पहले ए की वैल्यू निकाली, बी की, सी की वैल्यू निकाली, देन उसके बाद क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब तीनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तीनों में से क्या निकालिया हमने कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचा। क्लियर है। और ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल है, चेक कर लो बेटा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मीन्स डायरेक्शंस कोसाइंस का जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आया था, 1 के इक्वल आया था। हमारे पास रिलेशन था, हमने पिछले चैप्टर में किया है। तो हमारे पास क्या आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आ चुका है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद अगर मैं यहां से के की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी, के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही वैल्यू आने वाली है। क्लियर है। मीन्स ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, चेक कर लो बेटा, वैल्यू किसकी आई है, के की। के की वैल्यू आई, इट मीन्स क्या है, जो हमारे पास क्या था, एक रिलेशन था। मीन्स डायरेक्शंस रेशोज कौन सी होती हैं, वो 3 नंबर्स जो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो किसके साथ, डायरेक्शंस कोसाइंस के साथ। तो वो किसके इक्वल होता था, कुछ ना कुछ एक नंबर होता था। वो नंबर क्या आ चुका है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और हम क्या पढ़ रहे हैं, अब मैंने क्या बताया था, कौन सा रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं हम, कि एक वो रिलेशन निकालना चाहते हैं कि जब हमें डायरेक्शंस कोसाइंस दे रखें तो डायरेक्शंस रेशोज कैसे निकालेंगे, या डायरेक्शंस रेशोज गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालने वाले हैं, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। के की वैल्यू आ गई। अब हम एक ऐसा कोरिलेशन सेटअप करेंगे, कैसा, ऐसा कोरिलेशन सेटअप करेंगे कि किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, ए और एल के बीच में, बी और एम के बीच में, सी और एन के बीच में। देखते हैं वो रिलेशन क्या होगा बेटा, देखते हैं। देखो ए किसके इक्वल है, के इंटू एल के इक्वल है। अगर मैं यहां से के की वैल्यू निकालू, के की वैल्यू निकालू तो कितनी आएगी, चेक करो, के की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, ए बाई एल आई, ए बाई एल आई। या फिर एल की वैल्यू निकाल लो, यहां से एल की निकालो क्योंकि के की वैल्यू में गिवन है। तो मैंने एल की वैल्यू निकाली, कितनी आई, ए बाई के आई। क्लियर है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन के की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस, तो मैं प्लस माइनस यहाँ पे लगा देता हूं, और नीचे क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर इतना। हमने क्या कर दिया, किस किस के बीच में कोरिलेशन सेटअप कर दिया, ए और एल के बीच में। क्लियर है। सेम ऐसे ही मैं अगर यहां से किसकी वैल्यू निकालना चाहूं, एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एम इक्वल टू बी अपॉन के आएगा। क्लियर है। तो एम की वैल्यू कितनी आई, एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर बेटा। किस किस के बीच में कोरिलेशन सेटअप कर दिया हमने यहाँ पे, बी और एम के बीच में। सेम ऐसे ही यहाँ से एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इक्वल टू, चेक कर लो, सी अपॉन के आ जाएगा, सी अपॉन के मीन्स किसकी वैल्यू आई है, सी अपॉन के आएगा, सी अपॉन के। तो एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और चेक कर लो, अगर यहां से डायरेक्शन से रेशोज गिवन होंगे तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस अगर गिवन होंगे तो डायरेक्शन से रेशोज हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। हमने तीनों के बीच में क्या कर लिया है कि कोरिलेशन सेटअप कर लिया। क्लियर यहां तक। सभी चीजों को कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं बेटा, तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। क्लियर यहां तक। एल, एम और एन की वैल्यू कैसे हमने निकाली, कैसे कोरिलेशन सेटअप करा, कैसे हमने ये वैल्यूज निकाली है, के की वैल्यू निकाली है, हमारे पास रिलेशन है। डायरेक्शंस रेशियोज पढ़ा हमने। डायरेक्शंस रेशियोज क्या होते हैं, एनी 3 नंबर्स जो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो किसके साथ, डायरेक्शंस कोसाइंस के साथ, वो क्या होते हैं, डायरेक्शंस रेशियोज होते हैं। क्लियर यहां तक।
अगर बेटा आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे देखो, आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे देखो बेटा, एल एम और एन की जो वैल्यूज आई हैं वो कितनी कितनी आई हैं, दो दो वैल्यूज आई हैं। देखो एल की वैल्यू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम ऐसी एम की भी दो वैल्यू आई हैं, एन की भी दो वैल्यू आई हैं। इट मीन्स क्या है, यानी कि क्या ये सेट ऑफ डायरेक्शंस कोसाइन है। सेट ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस कितने बताए थे मैंने, दो बताए थे। किसी भी लाइन के सिर्फ दो डायरेक्शंस कोसाइंस के सेट हो सकते हैं। मैंने बताया था कि दीज आर द टू पॉसिबल सेट ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस इन एनी लाइन। किसी भी लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शंस कोसाइन होती हैं, वो दो सेट ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस मैंने कौन कौन से बताई थी, एल एम एन बताई थी, एंड सेकंड कौन सी थी, माइनस एल माइनस एम और माइनस एन बताई थी। चेक कर लो, एल एम और एन की वैल्यूज कितनी कितनी आई हैं, दो दो वैल्यूज आई हैं। इट मीन्स किसी भी लाइन की सेट ऑफ डायरेक्शंस कितने होते हैं, दो होते हैं। ये मैं पहले बता चुका था। क्लियर यहां तक। उसके बाद अब बात करते हैं डायरेक्शंस रेशोज कितने होंगे एक लाइन में, उसकी बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अब, कि डायरेक्शंस रेशोज कितने होंगे एक लाइन में, तो कैसे पता चलेगा। तो बेटा हम बोल सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस इन एनी लाइन। कैसे देखते हैं। देखो बेटा, डायरेक्शंस रेशोज होते क्या एक्चुअली, मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शंस रेशोज एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शंस कोसाइंस। तो ये जो थ्री नंबर्स हैं ए बी सी, मैं दिखा देता हूं। हमारे पास जो रिलेशन था वो क्या था, ए बाय एल इक्वल टू बी बाय एम इक्वल टू सी बाय एन। और ये ए बी सी को हम क्या बोलते थे, डायरेक्शंस रेशोज बोलते थे। ए बी सी को क्या बोलते थे, डायरेक्शंस रेशोज बोलते थे। क्लियर है। कब, जब इनकी रेशोज क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। क्लियर है। तो इट मीन्स अब मैं किसकी निकालना चाहता हूं, डायरेक्शंस रेशोज ऑफ एनी लाइन। और मैंने कितना बताया कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ डायरेक्शंस रेशोज ऑफ एनी लाइन। कैसे, जो ये ए बी सी हैं, ये कोई ना कोई नंबर्स हैं, इनको आप डबल कर लो। क्या कर लिया हमने, डबल कर लिया, या फिर ट्रिपल कर लो, या फिर 5 गुना कर लो, या 10 गुना कर लो, 15 गुना कर लो, या 20 गुना कर लो। तो क्या रेशोज में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा। रेशोज तो फिर भी क्या रहने वाली है, लास्ट में जाके कांस्टेंट ही रहने वाली है। मान लो ये ए बी सी नंबर्स हैं, ए बी सी 3 नंबर्स हैं, इसको मैंने 2 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, मीन्स 2 गुना कर लिया। तो क्या हो जाएगा, 2a, उसके बाद 2b और उसके बाद 2c। जब इनकी रेशोज लेंगे हम किसके साथ, डायरेक्शंस कोसाइंस के साथ, तो क्या रेशो जो हमारे पास लास्ट में आएगा ये के, वो तो प्रोपोर्शनल ही होगा। मीन्स ये रेशोज क्या होंगी, दोबारा से फिर से प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। या फिर इस ए बी सी को मैंने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 5 गुना कर दिया, 5a 5b और 5c कर दिया। जब इनकी रेशोज लेंगे एल के साथ, एम के साथ और एन के साथ, तो भी क्या आएगी, प्रोपोर्शनली आने वाली है। या फिर ए बी सी को मैंने क्या कर दिया, 10 गुना कर दिया बेटा, कितना कर दिया, 10 गुना, तो भी क्या होगी, रेशोज प्रोपोर्शनली रहेगी। इट मीन्स किसी भी लाइन की डायरेक्शन से रेशोज क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्लियर है बेटा यहां तक। यही मैं समझाना चाहता था तुम्हें कि डायरेक्शन से रेशोज किसी भी लाइन की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन जो डायरेक्शंस कोसाइन है किसी भी लाइन के, वो कितने होते हैं, 2 सेट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2 सेट ऑफ डायरेक्शंस कोसाइन हो सकते हैं किसी भी लाइन के। क्लियर है बेटा यहां तक। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बेटा डायरेक्शंस रेशोज के बारे में, कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी। क्यों, आपको भी पता है कि डायरेक्शंस रेशोज आर व्हाट, दिस आर जस्ट 3 नंबर्स। और कैसे नंबर्स, जो डायरेक्शंस कोसाइंस के साथ क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। और ऐसे तो दुनिया भर के नंबर्स हो सकते हैं, अभी अभी तो बताया मैंने, दुनिया भर के नंबर हो सकते हैं। इस ए बी सी को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 4 टाइम्स कर लो, 5 टाइम्स कर लो, 7 टाइम्स कर लो, 100 टाइम्स कर लो, 10 टाइम्स कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। तो रेशोज तो फिर भी क्या रहने वाली हैं, प्रोपोर्शनल रहने वाली है। क्लियर है। तो हम यहाँ से एक लाइन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो डायरेक्शंस रेशोज पढ़ी एक लाइन की, और एक डायरेक्शंस कोसाइंस के बारे में पढ़ा। तो हमने यहां से सीख लिया बेटा कि किसी भी लाइन की जो डायरेक्शंस रेशोज होती हैं वो कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइटली मैंने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस कितने होते हैं, 2 सेट हो सकते हैं डायरेक्शंस
कोसाइन के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि इनफाइनाइट, एक लाइन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ सेट ऑफ डायरेक्शन रेशोज, मीन्स डायरेक्शंस रेशोज तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं। जैसे ये एक सेट होगा, ये एक सेट होगा, ये एक सेट होगा, सेम ऐसे ये एक सेट होगा, तो इनफाइनाइटली मैंने सेट हो सकते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर एक लाइन की डायरेक्शंस कोसाइंस की बात करें तो क्या बोलेंगे कि एक लाइन के दो सेट होंगे, या फिर बोल सकते हैं टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर पॉसिबल। टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल होंगे। क्लियर है। तो हमने एक लाइन की डायरेक्शंस कोसाइंस की बात कर ली और डायरेक्शंस रेशोज की बात कर ली, और आई थिंक बेटा ये दोनों चीजें आपको क्लियर भी होगी होंगी। और हमने एक रिलेशन भी सेटअप कर लिया है। अगर डायरेक्शंस रेशोज गिवन है तो डायरेक्शंस कोसाइंस निकाल सकते हैं, और डायरेक्शंस कोसाइंस गिवन है तो डायरेक्शंस रेशोज निकाल सकते हैं। एक रिलेशन भी हमने ऐसा सेटअप कर लिया है। क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो कौन सा है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए लाइन। तो बेटा क्या है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए लाइन, हमने पढ़ा था, इसके बारे इसको हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस डायरेक्ट रिलेशन हमने पता है क्या कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये हमारा रिलेशन होगा किसका, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए लाइन का रिलेशन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, मींस 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की डायरेक्शंस कोसाइंस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।